नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत जैसा विशाल और विविधताओं से भरा देश अपने सबसे कीमती संसाधनों को आखिर बचाता कैसे है? तो आज हम भारत की इसी पर्यावरणीय यात्रा की गहराई में उतरेंगे। देखेंगे कि कैसे संकट से निकलकर संरक्षण की तरफ कदम बढ़ाए गए। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन मुद्दों पर बात करने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे दुनिया की कहानी से कि कैसे हमारा पूरा ग्रह पानी के लिए तरस रहा है। फिर हम भारत के एक छिपे हुए जल संकट को समझेंगे और जानेंगे कि इससे निपटने के लिए कैसे कानून बनाए गए और मिशन चलाए गए। देखिए, भारत की कहानी को ठीक से समझने के लिए थोड़ा बड़े पैमाने पर देखना होगा। हमारे ग्रह का सबसे कीमती संसाधन है पानी। तो सवाल ये है कि दुनिया भर में इसे लेकर क्या बातचीत हो रही है और ये कितना महत्वपूर्ण है। ये कोई फिलॉसफी वाला सवाल नहीं है। पानी की असली कीमत क्या है, ये समझना पूरी दुनिया की नीतियों के केंद्र में रहा है। और इसकी शुरुआत हुई विश्व जल दिवस जैसी वैश्विक पहलों से। हर साल 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है और हर साल इसकी एक नई थीम होती है। इससे पता चलता है कि पानी को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी चिंता क्या है। देखिए, 2022 में फोकस जमीन के नीचे के पानी पर था और 2025 में ग्लेशियरों पर होगा। यानी दुनिया की प्राथमिकताएं कितनी तेजी से बदल रही हैं। तो दुनिया की तस्वीर तो हमने देख ली, अब आते हैं भारत पर, जहां एक ऐसा संकट है जो दिखता नहीं पर महसूस हर जगह होता है। एक संकट जो हमारे पैरों के ठीक नीचे पनप रहा है। 751 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। 2024 की सेंट्रल ग्राउंड वाटर असेसमेंट रिपोर्ट बताती है कि भारत में 751 भूजल इकाइयां अतिशोषित यानी ओवर एक्सप्लॉइटेड हैं। इसका सीधा सा मतलब है, जितना पानी जमीन में वापस जा रहा है, हम उससे कहीं ज्यादा तेजी से उसे बाहर खींच रहे हैं। तो ये अतिशोषित का मतलब क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे आपका कोई बैंक अकाउंट हो और आप जितना पैसा जमा करते हैं उससे कहीं ज्यादा निकाल रहे हो तो क्या होगा? अकाउंट खाली हो जाएगा। ठीक यही हमारे जमीनी पानी के भंडारों के साथ हो रहा है। और ये आंकड़ा देखिए, ये बताता है कि समस्या कितनी बड़ी है। भारत अपनी खेती के लिए जमीनी पानी पर कितना ज्यादा निर्भर है। इससे हमारे इन कीमती जल भंडारों पर जो जबरदस्त दबाव पड़ रहा है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है। तो इस बढ़ते संकट को देखकर भारत ने क्या किया? इसका जवाब मिला एक मजबूत कानूनी ढांचा बनाकर। यह देश के पर्यावरणीय इतिहास में एक बहुत बड़ा मोड़ था, जिसने आने वाले कल की नींव रखी। 70 और 80 का दशक इस मामले में बहुत अहम था। देखिए, कहानी शुरू हुई 1974 के वाटर एक्ट से। फिर 1977 में टैक्स लगाने वाला कानून आया और 1988 तक आते आते पुराने कानून को और भी मजबूत बनाया गया। इन्हीं कानूनों ने भारत में आज के वाटर पोल्यूशन कंट्रोल की नींव रखी। और ये सिर्फ कागज पर लिखे नियम नहीं थे। इन कानूनों के तहत पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाए गए, जिन्हें पूरे देश में पानी की क्वालिटी चेक करने, नियम बनाने और उन्हें तोड़ने वालों पर एक्शन लेने का पूरा अधिकार दिया गया। पर कहानी सिर्फ कानूनों पर आकर नहीं रुकी। भारत ने अपने सबसे पवित्र जल मार्गों, खासकर गंगा को साफ करने के लिए बहुत बड़े और महत्वाकांक्षी मिशन भी शुरू किए। 1985 में गंगा एक्शन प्लान का लॉन्च होना एक बहुत बड़ा कदम था। मतलब अब ये साफ हो गया था कि देश की जीवन रेखा को बचाने के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर जमीनी स्तर पर काम शुरू होगा। किसी नदी की सेहत का हाल अक्सर उसमें रहने वाले जीवों से पता चलता है, और गंगा में एक ऐसा जीव रहता है जो गंगा के संघर्ष और उसके जीवन का प्रतीक बन गया है। ये है गंगा नदी की डॉल्फिन। 2009 में इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव बनाया गया। ये अब सिर्फ एक जानवर नहीं है, बल्कि इसकी मौजूदगी या गैर मौजूदगी पूरी नदी के स्वास्थ्य का पैमाना है। इसे बचाना असल में पूरी गंगा नदी को बचाने जैसा है। गंगा की कहानी हमें बताती है कि कैसे एक स्थानीय कोशिश एक बड़े ग्लोबल आंदोलन का हिस्सा हो सकती है। तो चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण के इस ग्लोबल स्टेज पर भारत कहां खड़ा है। अर्थ डे से लेकर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे तक ये सारे अंतर्राष्ट्रीय दिन हमारी साझा जिम्मेदारी की याद दिलाते हैं। और अच्छी बात यह है कि भारत इन सभी वैश्विक चर्चाओं में सिर्फ एक दर्शक नहीं, बल्कि एक एक्टिव पार्टनर रहा है। 2024 तक भारत में यूनेस्को की 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि इस बात का सबूत है कि देश की अनमोल सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत को पूरी दुनिया में पहचाना जा रहा है। और ये लिस्ट देखिए लगातार लंबी होती जा रही है। हाल ही में इसमें शांति निकेतन, होयसल के शानदार मंदिर और असम के शाही मोइदम्स जैसे नाम जुड़े हैं।
ये दिखाता है कि भारत की विरासत कितनी विविध है, जिसकी सराहना पूरी दुनिया कर रही है। तो हमने कानून देखे, मिशन देखे और दुनिया भर में मिली पहचान भी देखी। लेकिन सवाल अभी वही है कि आगे क्या? संरक्षण का भविष्य कैसा होगा? जैसे जैसे चुनौतियां बदल रही हैं, हमारे समाधानों को भी बदलना होगा। शायद असली लड़ाई अब नीतियों से ज्यादा हमारी और आपकी रोजमर्रा की आदतों में बदलाव लाने की है। और यही वो सवाल है जिसके बारे में हम सबको सोचना चाहिए।